तो हम इलेक्शन कमीशन से नहीं कह रहे हैं, हम हिंदुस्तान के युवाओं से कह रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता से कह रहे हैं, ये आपका भविष्य है, गरीबों का भविष्य है, ये आपके आंख के सामने पूरा का पूरा सिस्टम चोरी किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले संसद भवन के गलियारे में ऐलान किया था कि हम बहुत जल्दी एक एटम बम फोड़ेंगे और बताएंगे कि कैसे वोट की चोरी हो रही है। जो हमें मिला है वो एटम बम है, एटम बम है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान। और आज के दिन राहुल गांधी ने कांग्रेस के मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो एटम बम फोड़ दिया। जी हां, अब ये एटम बम कितना नुकसान पहुंचाता है या इस देश के लोकतंत्र को बचाने का काम कर देगा, या आने वाले दिनों में इसका फैसला होगा। लेकिन आज का दिन और सबूतों के साथ बताया गया यह कि संविधान, वोट का अधिकार लोकतंत्र में सुरक्षित नहीं है। आपके वोट की चोरी हो रही है, फर्जी वोटर वोट डाल रहे हैं, एक व्यक्ति कई राज्यों में वोट डाल रहा है, 90 साल से ऊपर की महिलाओं के भी पहली बार वोट बनने के नाम पर फर्स्ट टाइम वोटर बनाया जा रहा है। एक व्यक्ति कई अलग अलग बूथ पर वोट डाल रहा है। एक कमरे के मकान में 46 से 80 लोग रह रहे हैं। पिता के नाम में कहीं शून्य तो कहीं ऐसे ही अंग्रेजी के अल्फाबेट लिख दिए जा रहे हैं, कहीं फोटो नहीं तो कहीं मकान नंबर भी नहीं, और कई जगह पर जिस एड्रेस से वोटर लिस्ट में नाम डाला गया है उस एड्रेस पर जाने के बाद वो व्यक्ति ही नहीं मिल रहे हैं जिनके नाम पर कई कई लोगों का वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है, उस एड्रेस पर कोई रहता ही नहीं है। अब आपको सुनकर ये कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि अगर ये सब वाकई सही है, राहुल गांधी ने तो प्रमाण के साथ बताया, सबूत दिया है कि दिखाया है कि देखो हमने बता दिया, अगर फिर भी इलेक्शन कमीशन अभी जवाब देगा, आप भी जानते हैं क्या जवाब देगा, मैं भी जानता हूं क्या जवाब देगा, लेकिन क्या भारतीय लोकतंत्र को भीतर से खोखला नहीं कर दिया गया है? अगर ये सारी बातें सही हैं तो क्या भारत के संविधान की धज्जियां नहीं उड़ा दी गई? और फिर चुनाव का मतलब क्या है? इस वीडियो में मैं विस्तार से राहुल गांधी के भाषण का विश्लेषण करूंगा, लेकिन इतनी देर में जितना भी आपने सोचा समझा है, जरा धैर्य से आखिरी तक सबूत के साथ एक एक चीज को देखते जाइए, समझते जाइए। Foundation of our constitution, everything that our constitution stands for is based on the fact that one person gets one vote. How secure is that idea of one man, one vote? राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हुए इस बात का जिक्र किया कि कैसे इस देश के संविधान में, संविधान बनाने वालों ने इस देश की तमाम तरह की गैर बराबरियों, तमाम तरह की विषमताओं और तमाम तरह के भेदभाव को दूर करने के लिए एक खूबसूरत संविधान बनाया, जिसकी सबसे खूबसूरत बात थी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी एक व्यक्ति एक वोट और एक वोट की एक कीमत। सही व्यक्ति वोट डालने से बच न जाए और गलत व्यक्ति वोट न डाल दे। इस बुनियाद पर जो देश खड़ा हुआ है, उस बुनियाद पर इस देश में हमें चिंता होने लगी थी कि एक सरकार तमाम तरह की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद अचानक से कुछ ऐसा हो जा रहा है कि चीजें बदल जा रही हैं। लेकिन कभी लाडली बहन योजना, कभी पुलवामा और अभी जैसे सिंदूर, इस तरह की चीजें चुनाव के आसपास ला करके चुनाव के परिणाम को बदलती रही। लेकिन हमें यह लगा कि जो ओपिनियन पोल बता रहा है, जो एग्जिट पोल बता रहा है, जो देश में माहौल बता रहा है, कई परिणाम ऐसे आने लगे जिसने हमें संदेह में डाला कि यह सब कुछ सहज नहीं लग रहा है। पुलवामा, now Sindhur. So we saw this pattern, and then of course the most fundamental thing, that elections are choreographed. There was a time in India electronic voter machine नहीं थी, individual vote था, पूरा देश एक दिन वोट करता था। बट आज के जमाने में यूपी में अलग अलग वोटिंग होती है, बिहार में कभी और हो रही है, महीनों के लिए चलती है। एंड दिस वाज समथिंग दैट वी वर सस्पिशियस। ये महीनों के लिए, व्हाई इज इट टेकिंग सो लॉन्ग? And why is there choreography? Suddenly the Haryana and Karnataka elections are repositioned, dates are changed. So this is what general public को suspicion थी, हमें भी suspicion थी।
और इस बात को आगे जाकर के राहुल गांधी ने बताया भी कि केवल 25 सीटों से आज प्रधानमंत्री बने हुए हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी 25 लोकसभा सीट के कारण प्रधानमंत्री हैं। यानी 25 सीटें अगर उनकी कम होती तो वो देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। इसलिए इस बात का विश्लेषण जरूरी था और आपको हमने जाने कितनी बार सबूत के साथ बताया कि हरियाणा में चुनाव में घुस नहीं पा रहे थे लोग, चुनाव बीजेपी जीत गई, यानी पूरी तरह से बीजेपी खिलाफ चुनाव। कर्नाटक, उसके बाद महाराष्ट्र, दिल्ली, उसके बाद बिहार, और इन सब में एक चीज कॉमन थी, वोटर लिस्ट में छेड़खानी की खबर। हरियाणा में तो कमतर थी, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा हुई, बाहर और दूसरे देशों में हुई। दिल्ली में तो हमने भी बताया आपको बार बार कि अरविंद केजरीवाल से लेकर पूरी आम आदमी पार्टी सबूत देती रह गई। और आपको याद होगा हमने पहले भी बताया था कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 2022 में 18,000 सबूत दिए थे चुनाव आयोग को, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं माना। इस बार महाराष्ट्र में चुनाव परिणाम के बाद पूरे विपक्ष ने फिर से सबूत दिया था कि भाई आपके यहां तो जितने लोग नहीं है, 5 साल में जितने लोग नहीं जोड़े गए वो लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव के पहले 5 महीने में जोड़ लिए जा रहे हैं, जितने लोग नहीं उससे ज्यादा वोटर। फिर भी कुछ नहीं हुआ। आज राहुल गांधी ने सबूत के साथ 5 तरह की चोरी बताई। 1 लाख वोटर, आंकड़ा समझिएगा, एक विधानसभा में और एक लोकसभा में, विस्तार देखिए। एंड इसी कह रहा है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहे हैं और उनके डेटा में एक असेंबली में 1 लाख फेक वोटर्स हैं, फेक एड्रेसेस, डुप्लीकेट फॉर्म 6, अलग अलग तरीके। राहुल गांधी ने अपनी बात को आगे साबित करते हुए जितने तरह के उदाहरण दिए, जैसे एक मकान जिसके नाम पर 80 वोटर और दूसरे के नाम पर 46 वोटर, एक मकान के एड्रेस पर। पता चला उस मकान का एड्रेस 1 कमरे या 2 कमरे का है, उसमें इतने दर्जन लोग रह ही नहीं सकते। सुनिए राहुल गांधी ने सबूत के साथ कैसे उसका विवरण दिया। हाउस नंबर 35, 80 वोटर्स लिव इन दिस हाउस। वी सेंट पीपल टू चेक, दे गॉट बीटन अप। These 80 people live in this house. It's a single story, single room house. Here's another one. Booth number 366. थोड़ा इसमें zoom in करो. 46 voters, all from different families, living in a single bedroom house. And when we go there, they don't exist. Zoom out. So that's a single bedroom. 46 voters living there. Same thing there, 80 voters living there. No sign of their existence. When we go there, we're threatened. Our people go there, they're threatened. Take video, they're threatened. Okay, next. Here is 68 voters in a brewery, commercial establishment. Nobody lives there. Right? And when we go and ask them, where are these people? Who are these people? Nothing. चुनाव में कैसे कोरियोग्राफी हो रही है, यानी चुनाव को नियंत्रित किया जा रहा है। चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़ा हुआ है। मोदी की जीत, तमाम राज्यों में बीजेपी की जीत, कहीं से भी नहीं लगता कि वो इतनी स्वाभाविक है जितनी दिखती है। मैं आगे एक एक चीज सबूत के साथ बताऊंगा, लेकिन बीच में थोड़ा सा रुक करके राहुल गांधी को सुनने के पहले सोचिएगा कि आपके राज्य में जब चुनाव हुआ उसके आसपास का माहौल क्या था। 2019, 2020 बिहार, 2019 का लोकसभा चुनाव, 2020 बिहार, याद करिएगा। चुनाव में सबसे ज्यादा भीड़ किसकी रैलियों में थी? तेजस्वी की। मुख्यमंत्री कौन बना? बीजेपी के सहयोग से नीतीश कुमार, जिनका विरोध हो रहा था। 12,000 वोट के अंतर से बीजेपी वहां पर राज कर रही है। 5 साल हो गए, फिर चुनाव होने वाला है और वहां तो SIR हो ही रहा है। 2022 उत्तर प्रदेश, अकूत भीड़ अखिलेश यादव की रैली में। योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के नेताओं को सुनने कोई नहीं जाता था। चुनाव कौन जीता? बीजेपी। मुख्यमंत्री कौन बना? योगी आदित्यनाथ। वोट का अंतर कितना से कम? 80 सीटें ऐसी हैं कि जिसमें कुछ हजार के वोटर से अंतर है। 18,000 का सबूत दिया अखिलेश यादव ने, कोई परिणाम नहीं निकला। 2023-24 उसके बीच में हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, सबूत के साथ एक एक चीज समझिएगा। और फिर उसके बाद 24 का चुनाव। इस पूरे चुनावों के प्रक्रिया में टेलीविजन ने क्या भूमिका निभाई थी, याद करिए। लहर, सुनामी, मोदीमय, और यह माहौल ऐसा बनाया जाता था कि जीत स्वाभाविक लगे। गौर से समझिए,
इस धांधली को सब जानते थे, इसलिए मीडिया के जरिए माहौल यह बनाया जाता था कि जनता वोट करके राजा चुन रही है। और मीडिया ने जो माहौल बनाया, परिणाम जब उससे आता था तो विपक्ष को ही किनारे करके, विपक्ष में ही कमियां बता करके जीत को स्वाभाविक साबित कर दिया गया। फिर से अब राहुल गांधी को सुनिए सबूत के साथ। अब दो लोगों के बारे में राहुल गांधी ने जो बताया, गुरकीरत सिंह और आदित्य श्रीवास्तव, जरा गौर से देखिए कि एक व्यक्ति कर्नाटक में भी वोट डाल रहा है और यूपी में भी वोट डाल रहा है। एक व्यक्ति एक ही वोटर लिस्ट से कई बूथों पर अलग अलग वोट डाल रहा है। देखिए जरा, आपके लोकतंत्र का ऐतिहासिक प्रमाण आपके सामने है। He is the same name, the same address, the same person, 4 different polling booths. And this is not just one person, this is thousands of people in one assembly. Second example, same voter voting in multiple polling booths in Karnataka in the assembly, and also voting in Uttar Pradesh, voting in Lucknow, voting in Varanasi. Zoom in, now show the name. This is the gentleman called Aditya Srivastava. Just zoom out for a second. Yeah, just zoom into the top 2 there. He votes in booth number 458, same person. He votes again in booth number 459, same person. Go down. And then this gentleman goes Karnataka, Uttar Pradesh, Karnataka and Maharashtra. So he's got his name on 4 lists. अब इसके बाद जरा गौर से इस महिला के बारे में देखिए, बहुत बुजुर्ग महिला है, लेकिन जरा इनका खेल देखिए कि ये वोटर लिस्ट में कब ऐड हो रही हैं और कब ऐड होकर के कैसे वोट डालने में इनकी भूमिका क्या है। कर्नाटक की बात करें तो विश्लेषण में सामने आया कि कर्नाटक में 40,009 वोटर फर्जी या अवैध पते के हैं, 11,965 डुप्लीकेट वोटर रजिस्ट्रेशन है, 10,452 वोटर एक ही पते पर one voter एक साथ दर्ज हैं, appearing 4,132 वोटर बिना फोटो के हैं, 33,692 फॉर्म 6 का उपयोग करके नए वोटर जोड़े गए जिनकी उम्र 50 साल से 90 साल के ऊपर तक है। इतने तरह की चोरी बता करके राहुल गांधी ने साबित किया है प्रमाण के साथ। और याद रखना आप, ये वो साबित किया गया जब इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट और मटेरियल विपक्ष को प्रोवाइड नहीं कराया। उसके बाद 6 महीने 30 से 40 लोगों की टीम और एटम बम तैयार हो गया। क्या जवाब देगी बीजेपी और क्या जवाब देगा इलेक्शन कमीशन, जानते तो आप भी हैं, लेकिन हम भी इंतजार करेंगे कि होता क्या है। और सबसे महत्वपूर्ण पक्ष, इलेक्शन कमीशन क्यों डिलीट करना चाहता है सब कुछ। इलेक्शन कमीशन सीसीटीवी फुटेज को क्यों डिलीट करना चाहता है। इलेक्शन कमीशन जब आज की तारीख में, राहुल गांधी ने कहा कि एक चिप में जाने कितने डेटा आप रख सकते हैं, कई सालों के, बहुत ज्यादा तादाद के, ऐसे टेक्नोलॉजी के दौर में इलेक्शन कमीशन पहले 1 साल तक डेटा रखता था और नियम बदल के कह रहा 45 दिन में हम डेटा डिलीट कर देंगे। क्यों डिलीट कर रहे हो इतना जल्दी? इसका अर्थ यह साबित कर रहा है कि भारतीय लोकतंत्र में सामने कुछ और दिख रहा था और भीतर भीतर इसे घुन लग गया है और भारतीय लोकतंत्र को कुछ घुन खा चुके थे और संविधान की किताब का कवर बचा था जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माथा झुकाकर चूमा था, लेकिन उस संविधान के किताब को भीतर भीतर कुछ घुन खा गए, चबा गए और आपको पता ही नहीं चला। जो विपक्ष, वही विपक्ष काम कर रहा है। मैं फिर से याद दिला रहा हूं, बिहार में तेजस्वी यादव और आरजेडी ने वही काम किया, इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब नहीं दिया। आप सारी कमी आरजेडी में खोजते रहे। 2020 भूल चुके होंगे, 2022 में अखिलेश यादव ने यही काम किया, सबूत दिया चुनाव आयोग को, लेकिन आप कमी अखिलेश यादव और सपा में खोजते रहे, इसलिए आपने इन सवालों को गौर नहीं किया। और अब राहुल गांधी, जिसकी इमेज को ध्वस्त करने के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया गया कि उन्हें पप्पू साबित कर दिया जाए, वही नेता आपके लोकतंत्र के लिए एक ऐसा एटम बम फोड़ रहा है और बता रहा है कि आपके संवैधानिक अधिकार और इस देश का लोकतंत्र कैसे बर्बाद किया जा रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लक्ष्य यह है कि आपको पता होना चाहिए, देश को पता होना चाहिए, देश के युवाओं को पता होना चाहिए कि
जो आपका वोट है उसे हम पवित्र मानते हैं, होली मानते हैं, उसे चोरी किया जा रहा है। कौन सी फोर्सेस हैं आप जानते हो, कैसे हो रहा है हमने आपको अभी दिखाया है। पहले 100% प्रूफ हमारे पास नहीं था तो मैं ऐसी बात नहीं बोल सकता था, झिझक के बोलता था, पर 100% प्रूफ है। इनका डेटा है, 5 तरीके हैं, ब्लैक एंड व्हाइट है, और यह सिर्फ एक कंस्टिट्यूंसी में नहीं हुआ है, यह मल्टीपल कंस्टिट्यूंसीज में किया गया है। तो हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को बहाने नहीं बनाने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट हमारे हवाले कर देनी चाहिए, सीसीटीवी फुटेज हमें दे देना चाहिए। और मैं सिर्फ राहुल गांधी नहीं बोल रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का नेता हूं, और जो मैं बोल रहा हूं वो सारे के सारे ऑपोजिशन लीडर्स ने भी बोला है। बाकी आपके हाथ में अब भी मौका है। इन सबूतों के बाद भी बीजेपी अपनी कहानी के साथ आपके सामने आने ही वाली होगी। इलेक्शन कमीशन इन सभी चीजों को झूठा साबित करने ही वाला होगा। इलेक्शन कमीशन कोई और बहाना बता करके खुद को पाक साफ साबित करेगा, मैं लिख के दे रहा हूं 100%। और भारतीय जनता पार्टी इस पूरे डेटा में ही कोई कमी निकाल करके इसको इररिलेवेंट बना देगी। टेलीविजन चैनल इस पर चर्चा नहीं करेगा, लाइव नहीं दिखा रहा था, आज भी कल भी चर्चा नहीं करेगा। फिर क्या दोष देंगे आप तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और आज के बाद राहुल गांधी को कि विपक्ष अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। बाकी छोड़े जा रहा हूं इस दृश्य के साथ, चंडीगढ़ के एक सीसीटीवी कैमरा ने एक चोरी पकड़ी थी जब हाथ से की जा रही थी। उस दिन भी इस देश की जनता को समझ में आना चाहिए था कि भारत के लोकतंत्र को लूटा जा रहा है, आपके वोट को चोरी कर लिया जा रहा है, और फिर भी आप नहीं समझे। बिहार में एसआईआर इसीलिए किया जा रहा है। क्या बिहार में यही सब धांधली नहीं समझ में आई? क्या बिहार में चुनाव आयोग ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की? क्या बिहार में संसद में चर्चा हुई? क्या बिहार में मकान नंबर 0 नहीं है? क्या बिहार में बिना फोटो के वोटर कार्ड नहीं बन रहा? क्या बिहार में गांव के गांव में मरे हुए लोग लिस्ट में हैं और जिंदा लोगों को लिस्ट हटा दिया? फिर भी जब चर्चा ही नहीं होगी, देश के प्रधानमंत्री बात नहीं करेंगे, विपक्ष नारे लगाएगा और मीडिया विपक्ष में कमियां ढूंढेगा, फिर एटम बम किसके लिए है? फैसला आपके हाथ में। यह वीडियो इतनी जरूरी है कि उन लोगों तक भी पहुंचाइएगा जिनको बीजेपी और आरएसएस झूठ का व्हाट्सएप मैसेज पहुंचाकर कहती हैं कि लहर चल रही थी, मोदी मैजिक है, 56 इंच का शेर है और दुनिया में डंका बज रहा है। ये सब जो बोलते हो सबके सामने ये वीडियो जरूर ले जाइएगा, ताकि समय रहते उनकी आंख खुले और भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए आप भी कुछ सोच पाए। फिर भी मैं जाते कह रहा हूं, कुछ ही समय बाद मीडिया, बीजेपी और चुनाव आयोग तीनों इस पूरे एटम बम को फुस करेंगे और आपको फैसला लेना है कि इस एटम बम को लोकतंत्र को बचाने की नींव में एक सकारात्मक भूमिका वाला मानते हैं, साबित कर पाएंगे, या फिर से बीजेपी, मीडिया और चुनाव आयोग के नेक्सस में भारत बर्बादी की दिशा में एक कदम आगे बढ़ जाएगा और इस चैप्टर को क्लोज कर दिया जाएगा। अपनी टिप्पणी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लोगों तक शेयर जरूर करिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगले वीडियो की सूचना मिलेगी, और ज्वाइन करेंगे तो हमें मदद मिलेगी ताकि हम बेबाकी से सच दिखाते रहें। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।